अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उससे जुड़ी हुई खबरें आजकल गर्दिश में हैं और उस पर बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब गए थे मियां नवाज शरीफ साहब को ये बताने के लिए कि वो कब वापस आ सकते हैं। हतमी प्लान तय हुआ, तारीख तय हुई और फिर वापस आए शहबाज शरीफ साहब और वापस आते ही उन्हें दोबारा लंदन जाना पड़ा। कयास आराइयाँ हो रही हैं कि वो बुलाए गए या भेजे गए। ये हमारा मसला नहीं है वो बुलाए गए या भेजे गए। हमारा मसला ये भी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना क्या बयानियाँ इख्तियार करते हैं। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। मियां नवाज शरीफ साहब में जो नई क़ुव्वत आई है, नया इस्तेहकाम आया है, नई उनके अंदर जो एक जान पड़ी है और जिस यकीन महकम के साथ वो कह रहे हैं कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आने वाली हुकूमत नून लीग की होगी। बिल्कुल हो, आए हुकूमत कीजिए, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनिए। लेकिन जो बयानियाँ आप अब इख्तियार कर रहे हैं उसने ज़रूर हमें तशवीश में मुब्तला किया है और वो ये है कि आप एहतिसाब की बात कर रहे हैं। इस वक्त होना चाहिए एहतिसाब। अगर आप में सियासी क़ुव्वत है इतनी, आप अगर ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं तो बिल्कुल आइए और आवाम की ताकत से एहतिसाब भी कीजिए, मुल्क के मामलात को ठीक भी कीजिए। लेकिन आज सूरत हाल है क्या? आज सूरत हाल ये है कि 2 दिन पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई थी और आज हमारे सामने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट मौजूद है जो हमें यह बता रही है कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो 39.4% पर पहुंच चुकी है। जिसका मतलब यह है कि आज की तारीख में भी, आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान में 9 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 वक्त का खाना नहीं खाया है। यह रिपोर्ट हमें यह भी बता रही है कि पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं 5 साल की उम्र तक के बच्चे, वो उसमें से बड़ी तादाद है जो जिंदा नहीं रह पाते। एक और डेटा है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 18 से 19 लाख बच्चे एक साल में जो 5 साल की उम्र से कम होते हैं वो इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं। उनकी मौत वाक़ई हो जाती है क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता। एक और मसला इसमें बताया गया कि पाकिस्तान को आज भी कुदरती आफात का सामना है जो पहले से जो मईशत की बुरी हालत है उसको और दिगरगू कर सकती है। बारिशें हो सकती हैं, इसके अलावा कहत साली की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बच्चे आपके स्कूल नहीं जा पा रहे, रिपोर्ट बता रही है। क्यों नहीं जा पा रहे? एक तो वो जो उनको ग़िज़ा कम मिलती है तो उनमें सीखने की सलाहियत कम हो गई है। दूसरा यह कि गुर्बत है और आपका निज़ाम कमज़ोर हो गया है। दूसरी उन्होंने बात बताई कि आप बच्चों को और अपनी आवाम को सेहत की सहूलियात नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपका जीडीपी असरअंदाज हो रहा है और आपकी जो ग्रोथ है वो आने वाले वक्त में मुतासिर होगी। तो उन्होंने उसका हल भी बताया और हल उन्होंने ये बताया कि 10 साल की आप एक पॉलिसी बनाएं जिसमें आप फोकस करें। सबसे पहली बात तो यह है कि सियासी हम आहंगी की जिक्र एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी किया, वर्ल्ड बैंक ने भी किया। इसके साथ कहा गया है कि जनाब जो कैप्चर एलीट है उसको ख़त्म कीजिए। जो आप टैक्स जमा करते हैं, बाहर से कर्जे लेते हैं, वो आप एक मखसूस तबके में सब्सिडी के नाम पर जो दे देते हैं इसको आप ख़त्म कीजिए। उन लोगों पर से टैक्स लीजिए, गरीबों पर खर्च कीजिए। दूसरा, अपनी तालीम और सेहत इस पर फोकस करें। 10 साल तक मेहनत करें तो आपकी मईशत ठीक हो सकती है। ये हल है। लेकिन हमारे पास मियाँ साहब का जो हल है वो ये है कि वो आते ही साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को, एक आने वाले चीफ जस्टिस को, एक साबिक आर्मी चीफ को, एक साबिक ISI चीफ को, एक और जज साहब को, उनको वो निशाने इबरत बना देंगे। तो ये बात करेंगे आज कि कितना हकीकी ये बयानिया है, ग्राउंड रियलिटी से कितनी मुमासलत रखता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या वो जो ट्रू थर्ड मेजॉरिटी वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब थे वो उस कुव्वत के साथ वापस आएंगे और उस कुव्वत में रहते हुए भी जब वो अपनी हुकूमत का वक्त पूरा नहीं कर सके तो अब वो क्या कर लेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, जब उनका बयानिया सामने आया तो 2 आरा सामने आ रही है कि जी मियाँ साहब तो हैं ही शेर, वो तो जब आते हैं वो इसी तरह के इक़दाम करते हैं। देखिए जी उन्होंने मुशर्रफ के साथ क्या किया, देखिए जी उन्होंने फलां के साथ क्या किया। ठीक है, एक ये कि जी नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वक्त देख कर अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं। तो इस वक्त जो उनमें क़ुव्वत है, जो तवानाई है, जो हरारत है, उसकी वजह क्या है? राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की इस हवाले से और उन्होंने बताया कि आखिर में हुआ क्या है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को जगह मिली है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी जिसकी वजह से इमरानी फितने का खात्मा हुआ और इन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी जब ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हम एहतिसाब करेंगे और अपने मुखालफिन को ललकारती है और एक बयानिया इख्तियार करती है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो उसमें कामयाब हो जाते हैं।
मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के बारे में मैं एक सिर्फ याद दहानी के लिए शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपको सुना देता हूं कि वो क्या कहते थे, और फिर उसके बाद की जो टाइमलाइन है वो आपके सामने मौजूद है। बस फिर हुकूमत भी रही आपकी 2013 से 2017 तक आपकी हुकूमत रही, 18 तक आपने हुकूमत की, और फिर उसके बाद 16 महीने की ये हुकूमत रही। जरदारी साहब आपके साथ रहे, जरदारी साहब के जो साहबजादे हैं वो आपके हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा बने, उनको वजारतें मिली, सब कुछ हुआ। तो आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये एक मामला रहा है, लेकिन सच क्यों नहीं बोलते और जो हकीकी मसाइल हैं उनकी तरफ क्यों नहीं आते, ये हम रखते हैं अपने मेहमानों के सामने। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हमारे हरदिल अज़ीज़ उस्ताद जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नईम हैदर पंचौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आईन व कानून। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, 7.4 बिलियन डॉलर हमारे अकाउंट्स में हैं, 1.5 महीने के रिजर्व्स हमारे पास बाकी बचे हैं। IMF का जो प्रोग्राम जिस तरह से आगे बढ़ना था उस पर हम अमल मनोअन कर नहीं पा रहे, उसमें खासे मसाइल हैं। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे। आज की तारीख में भी तकरीबन 9 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना पेट भर के खा नहीं सकते। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि वो पहले एहतिसाब करेंगे। सर कोई माशी प्लान, कोई समाजी प्लान, कोई इक्तिसादी प्लान अगर मियाँ साहब देते तो ये बेहतर नहीं होता? और चले ये प्लान भी दे दिया, इसके बारे में भी बता देते कि करेंगे कैसे। आपको क्या लगता है कि ये एक सियासी हिकमत अमली है, और अगर है तो ये कामयाब हो सकती है इन हालात में? आप तो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। देखिए जी, बात यह है कि आपने अभी बताया कि वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा जी कि जो लोग जो हैं ख़त गुरबत से जो नीचे पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके होंगे 2023 के अंदर, 2 फिगर्स आई हैं, एक में 37%, एक में 39% जी। आपने 39% बड़ा बताया है। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। ये 2005-2006 में मुशर्रफ साहब का टाइम था जिसमें खुशहाली तो बहुत आ चुकी थी, लेकिन हमारे लोग जो पॉवर्टी लाइन या ख़त गुरबत से जो नीचे रह रहे थे वो 50.4 थे 2005-2006। और 2017-2018 में जब नून लीग का आखिरी साल था तो ये कम होके 24 पॉइंट समथिंग पे आ गए थे। 2013 में जब उन्हें पकड़ा था तो ये थे 32 पॉइंट या 33 पॉइंट समथिंग पे थे एक ख़त गुरबत से नीचे। पहली बात तो यह है कि हम पहली दफ़ा नहीं जा रहे, हम ऐसे मुतारिफ़ हैं इन फिगर से, जो बड़ी बदकिस्मती है कि हम ये हैं। लेकिन मेरा सवाल तो सिर्फ ये है कि 2017 की आप सारी फिगर उठा लें, कर्ज़े देख लें, टैक्स कलेक्शन देख लें, साइज ऑफ इकॉनमी देख लें, जिस मद में आए देख लें, डॉलर की स्टेबिलिटी देख लें। क्या उफ्ताद पड़ी थी कि 2014 में सियासत रियासत बचाओ के लिए हमने एक अजीमुशान प्रोजेक्ट शुरू किया था, और प्रोजेक्ट के नतीजे बिल आखिर हमने एक हीरा तलाश किया, हमने 2018 में उसको पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बना दिया। देखिए, क्राइसिस ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। मुझे ये पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत जो थी पंजाब की हद तक 2024 नवंबर 2007 को आए थे, और 2021 तक जो सियासत थी सारी पंजाब के अंदर, वो जो मजबूत लीडर थे वो थे। अगर मैं ये कहूँ कि वो महवर नहीं भी थे तो पंजाब के अंदर बिला शिरकत गैरे वो पंजाब के अंदर पॉपुलर लीडर थे। हत्ता के इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब की जीती हुई सीट्स भी जब वो कोई आती थी तो पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास पहुँच जाती थी। अब ये सारे उसके बाद आखिर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब यकदम 2022 में या आसमान से ज़मीन पे आ गिरे, उनकी सियासत ज़मीन बोस हो गई, और इमरान खान साहब जिसकी पार्टी का टिकट नहीं लेते थे, और जरदारी साहब ने बरमला इज़हार फरमाया था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब हामी भरे तहरीक इंसाफ के लोगों टिकट देने के, जो लाइन बांध के PTI के लीडर लंदन बैठे थे, तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है पलक छपकते गिरा देंगे। वो की बात हकीकत थी कि लोग एक सब बांध के उसको छोड़ने पर तैयार थे। देखिए, हमारा क्राइसिस जो है वो नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रीहेंड करते हैं। आप का ख्याल ये है और आम लोगों का ख्याल ये है, और पाकिस्तान में हर बंदे का यही ख्याल होना होगा
कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए और इकनॉमिक प्लान दे और वजाहतें दें कि जी ये महंगाई हमारी वजह से नहीं थी, इमरान खान साहब की वजह से थी। साहब हमारी बदकिस्मती ये है कि ये वजाहतें जो होती हैं कि लोग जो हैं ये मखसूस हालात में बाय करते हैं, बाय नहीं करते। मैं वजाहत मैंने किसी ऐसे बंदे को इकोनॉमी पर उनकी वजाहत की कोई ज़रूरत गालिबन नहीं है। आप जो नंबर्स बता रहे हैं तो वो नंबर्स आप इमरान खान की हुकूमत जाती है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स देखें तो उसमें भी आपको नजर आता है जी ऑल टाइम हाई जनाब वो जीडीपी जो है वो 4 पॉइंट ना जाने नहीं क्या है ना, मैंने आपको बता दिया। मैं अर्ज कर रहा हूं सर, इमरान खान साहब की सर मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि इस वक्त ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, ये कह रही है कि जनाब आपकी जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वो इंतहाई ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, यानी गैर हकीकी मुनाफा कमा रही हैं। और इस वक्त इकोनॉमी का ब्लैक होल यही सेक्टर है, जितना टैक्स जमा करें, जितना कर्ज दें, इसमें चला जाएगा। सर किसकी पॉलिसी है? शुरू हो जाए, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया 96 से और आखिर तक अब जाते जाते भी मियां शहबाज शरीफ साहब पावर प्लांट का इफ्तिताह करके गए। वही पॉलिसी है सर जो पाकिस्तान को डिबो के चली गई। इसी पर कर्जे लिए, इसी पर ये प्लांट इंपोर्ट हुए, इसी पर लगे, आप हमें ग्रोथ नजर आई। सर मसला तो यह है कि हम फंसे हुए यहां पर हैं। मैं अब इसके बारे में अब क्या बताऊं आपको। असल में ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये कभी मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये ऐसे आर्गूमेंट्स हैं, ये पेचीदा आर्गूमेंट्स हैं। मुझे इतना पता है कि मुस्लिम नून की जब हुकूमत आई थी और तो उस वक्त 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं थी, सारा सेक्टर बंद था, पावर लूम बंद थी, छोटी छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो रही थी, फैसलाबाद की सारा कुछ था। इसाक डार साहब ने आते ही अखबार में इश्तिहार दिया था, आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, मेरी नज़र से गुजरा है। उन्होंने कहा जी हम आपको बिजली देना चाहते हैं 21 घंटे या 22 घंटे या 20 घंटे दिन की, लेकिन हम रेट बता देंगे आपको 30 रुपए का। उस वक्त 30 रुपए का यूनिट जो था कलेजा मुंह को आता था सुन के ही, जबकि मेरा ख्याल यूनिट होगा 3.5-4 रुपए का होगा या 5 रुपए का। हम आपको बिजली देना चाहते हैं 18 घंटे, लेकिन आपको यूनिट पड़ेगा 22 रुपए का, 16 घंटे। क्या वजह थी हजूर? ये हर वक्त ये सहूलत नहीं होती। जब पीपल्स पार्टी ने बिजली दी या मुस्लिम नून ने बिजली दी तो ये आपकी टर्म्स में नहीं मिलनी थी। अब सी पैक के बाद जैसे ही आपके पास एक नई फैसिलिटी आई जिसके अंदर उसके अंदर भी चीज़ें को आसान सस्ती नहीं मिलनी थी, आपने अगर बिजली आपको चाहिए थी तो ले लेते या उसके बगैर बैठे रहते। मगर देखा नहीं था कि हमारे बिजली नहीं थी। और ये बातें ऐसी हैं कि ये बातें को इसमें मेरी आपकी, मैं तो इतना टेक्निकल नहीं हूँ, आपके पास में बहुत टेक्निकल स्किल है, को बैकग्राउंड है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो ऐसे बेसिक लेमैन, और चूंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग शोबे से हूँ, बेसिकली मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो आई कुड कॉम्प्रीहेंड के हर वक्त आपने उनकी टर्म से मुआहिदा किए, पीपल्स पार्टी ने भी, मुस्लिम नून ने भी, क्यों ना वो करें। मैं कारोबारी आदमी, मैं टर्म्स में करूंगा, अगर आपको चाहिए ले ले। नतीजा तो ये है ना कि आज हम एक ट्रैप में हैं। नतीजा यह है कि आज हम एक ट्रैप में हैं। भाई आपके बाद आप रजा साहब, मैं कोई आपके पास मेहमान बैठे हैं, ज्यादा बेहतर बात करेंगे। आप कैच 22 सिचुएशन में हैं। इमरान खान साहब के जो आपने इतने गुण सुनाए हैं वो मेरे लिए म्यूजिक है। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट, मैंने तो सिर्फ नहीं आपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया मैंने जो नून लीग की हुकूमत ने जारी की थी। मैंने बताया जी आपने कहा जी कि इमरान खान से भी बड़े म्यूजिकल जो है ना सर्वे है जो के कानों को भा रहे थे। मुझे तो इतना पता है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है जी, मेरे अपने हिसाब किताब में कहता, मैं कोई ये नहीं को मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग नून की वकालत करना चाहता हूँ। कोई ऐसे मत में आएंगे जिससे मैं समझूंगा कि इनको जदोकोब करना है, मैं जदोकोब कर दूंगा। लेकिन मैं एक फिक्र कहता जाऊँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत थी, सबसे बदइंतजामी, सबसे बदतरीन, ये इंडेक्स कह रहे हैं 144 पे रिकॉर्ड करप्शन इंडेक्स पहुंचा। ठीक सर, 2022 के अंदर और 2021 के अंदर जो कि 116 पे छोड़ गए थे। आपका नुक्ता नजर सराखों पर गालिबन ये हुकूमत गए हुए अब 2 साल हो रहे और इस वक्त तक करप्शन के मामलात पर कितने केसेस किए गए और कितनी सजाएं हुई वो मैं पंचौता साहब से पूछ लूंगा कि वो करप्शन के केसेस कहाँ हैं जिस पर सजाएं होनी चाहिए थी। तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत रही होगी, बिल्कुल रही होगी, मगर वो हैं कहाँ। हसन मुर्तज़ा साहब, ये आप लोग
लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि शायद राणा सनाउल्लाह साहब को जो मैंने बयान सुनाया कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी, अगली हुकूमत आनी थी जिसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं लिख के देने को तैयार हूं, हमारी हुकूमत है, उसमें आपका एक हिस्सा था और वो हिस्सा आपको नहीं मिला, इसलिए आप नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। ना आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, ना आप बात कर रहे हैं किसी और की, आप कह रहे हैं नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तो हैंड हो गया है आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सियासत है, सियासत सब कर रहे होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पीएमएलएन भी कर रही है, इसमें हाथ होने वाली कौन सी बात है। अगर आप समझते हैं कि पीएमएलएन ने वो अपने लिए बेहतर कर लिया है तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हमारे साथ हैंड हो गया है। पीपल्स पार्टी भी सियासत कर रही है, अगर वो बेहतर अपना कर सकती तो नून के साथ हैंड हो जाता, आप कहते। ऐसी हरगिज बात नहीं है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें उस तरह से खेलने का मौका नहीं दिया गया, हम समझते हैं कि जिस तरह तमाम को होना चाहिए। और अब हमारा हरगिज ये मतलब भी नहीं कि पीपल्स पार्टी को आप कुछ मराद दे दें और दूसरों को ना दें। हम तो कहते हैं कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हसन साहब, कौन नहीं दे रहा, ये लोग जानना चाहते हैं। अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो कौन के साथ सामने आना चाहिए। वो नीचे आप कह रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये एक्सटेंशन है नून लीग की, और आपके लिए जो है वो जगह जमीन तंग कर दी गई है। तो किसने की है और क्यों की है, कौन को बताएं ना कि मामला क्या है जी। हमारे कहने की जरूरत नहीं है, जो नजर आ रहा हो ना। अगर आप फेडरल कैबिनेट देखें तो आपको वहां पे ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिसपे एक सवालिया निशान उठता है, एक सवाल पैदा होता है कि यार ये जो चेहरे हैं ये तो पीएमएलएन के चेहरे हैं और इनकी मौजूदगी में शफाफियत पे उंगली उठ सकती है। सूबाई में भी अगर आप जो निगरान हुकूमतें हैं, अब इन सारी चीजों को सामने रख के फिर पंजाब के अंदर विलेज काउंसिल्स बनी है, विलेज कमेटीज बनी है, वो अगर आप देखें तो उनकी क्या जरूरत थी निगरान हुकूमत को कि वो इस किस्म का कोई प्रोग्राम शुरू कर दे जो एक बल्दियाती निज़ाम ऑल्टरनेट हो, या उसको आप समझ लें कि वो भी प्री पोल रिगिंग हो कि हर गांव के अंदर 3-4 लोगों की कमेटी बना दी जाए, उनमें एक चेयरमैन हो, 3 मेंबर हो, वहां पे 2-3 लोग 4 लोग सफाई के नाम पे सर ये निगरान हुकूमतें तो वहां पे उन्हें ट्रांसपोर्ट मुझे जरा ये समझा दें कि निगरान हुकूमतें मतलब जो बनी हैं ये मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं बनाई ना। ये ठीक है, वजीर आजम को नामजद किया, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, ये थे। पंजाब में जो है वो आपकी पार्टी का भी बड़ा किरदार था, केपी में क्योंकि आप सब इत्तेहाद में थे। तो ये शिकायत नून लीग से क्यों कर रहे हैं? अगर फेडरल कैबिनेट को देखें तो उसमें क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता वो लोग उनकी इससे हो के, लेकिन आप समझते हैं कि वो नाम जो है उनके पीछे पीएमएलएन का टैग नहीं लगा हुआ, वो उन्होंने जेलें नहीं काटी पीएमएलएन के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए या पीएमएलएन का साथ देने के लिए या उनके खिलाफ वादा माफ ना बनने पर उन्हें जेलें नहीं काटनी पड़ी। कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे, उनकी कॉम्पिटेंसी पे कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन उनपे एक टैग तो है ना। अगर हम इस बात की निशानदेही करें तो हम हक रखते हैं ना, हमने इलेक्शंस में जाना है, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हमारी एनजीओ थोड़ी है या बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया हसन साहब। आप जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, मगर मैं फिर ये सोचूंगा ना कि आपको तो जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। जिस तरह केपीके की आपको पता होगा कि आप ही की शिकायत थी और वहाँ की पूरी काबीना तब्दील की गई कि वहाँ पर भी यही शिकायत थी। तो सवाल तो इलेक्शन कमीशन से बनता है कि ये कैसी निगरान हुकूमतें हैं, ये पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बहरहाल वापस आऊँगा तो फिर इस पर आपसे बात करता हूँ। नईम हैदर पंजौदा साहब, सर सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जितने भी केसेस हैं, अभी तो आपको बड़ी रिलीफ मुझे नज़र आ रहा है कि 9 मई के हवाले से भी कुछ ज़मानतें वगैरह हो गई हैं और चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी भी दरख्वास्त लग गई है ज़मानत के लिए। ये करप्शन के मामले पर जैसे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है, तो अब तक
करप्शन के कितने केसेस हैं, कितने चार्जेस हैं और वो कहां तक पहुंचे हैं और वो कितने खतरनाक हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप इसका जरा जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक जी। नईम हैदर पंचौता साहब, बताइएगा कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस पार्टी के ऊपर जो केसेस हैं उसमें कितने ऐसे हैं जो तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, 9 और 10 मई और इस तरह के वाकयात के हैं कि उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला कर दिया। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं ये ज्यादा आपके लिए परेशानी का बाइस हैं तो कितने हैं और किस स्टेज पर हैं अब तक? थैंक यू सो मच जनाब। पहली तो गुजारिश करना चाहूँ कि जो केसेस की तादाद है वो तो तकरीबन 200 के करीब पहुँच चुकी है। दूसरे नंबर पर ये सारे, क्योंकि लीगल तो केसेस हैं नहीं, सारे पॉलिटिकल हैं। अगर लीगल देखा जाए तो एक केस भी ऐसा नहीं है जिसमें ज़मानत मुमकिन नहीं है। अब जो 200 केसेस हैं उनमें ज़्यादातर जो रोल है वो ये है कि आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, वहाँ पर गमला टूटा, आपका रोल था, आपने पीछे से कहा ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये हुआ वो हुआ। ज़्यादातर केसेस के अंदर ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है और इसी बुनियाद के ऊपर हो चुकी है कि कोई शवाहिद नहीं मिले। 9 मई के हवाले से आपने पूछा कि आज जो है वो रिलीफ मिला। बेसिकली रिलीफ नहीं है, बात यह है कि 9 मई के हवाले से पहले फ़र्क फरीद बलोच साहब भी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ैसला दे चुके हैं कि कोई शवाहिद नहीं चेयरमैन PTI के हवाले से पाया गया, एक बंदा बिहाइंड द बार है। तो कैसे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि उसने ये जुर्म किया है या इस जुर्म में उसकी साजिश है, जब उसके पास फ़ोन की भी एक्सेस नहीं है और दूसरे तीसरे दिन जाकर उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने बेल्स कन्फर्म की। उन्हीं फैसलों की रोशनी में तमाम अदालतों से उनकी ये बेलें 9 मई के हवाले से कन्फर्म होगी। और इसके साथ साथ जो केसेस हैं जिनमें नैब अलकादर ट्रस्ट हो गया, तोशाखाना केस हो गया, या फिर साइफर केस हो गया, या इसके अलावा क्वेटा में जो है वकील कत्ल हुए वो केस, ये 4-5 केसेस ऐसे हैं जिनमें एक हाइप क्रिएट की गई कि एक से गिरफ्तारी जो है वो बच्चे की ज़मानत होगी तो नए में उठा लिया जाएगा। बेसिकली ये टैक्टिक्स जो है ये ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ की जा रही है। और इसमें यही हो रहा है कि एक मुकदमे में बंदे की बेल होती है या 3 MPU जो है वो कलदम करार दिया जाता है तो नया फिर MPU लगा दिया जाता है और हाई कोर्ट के अहकामात को भी नहीं माना जाता। तोशाखाना केस के अंदर खान साहब की जो बेल है वो हो गई। अब जो है नया जो केस साइफर वाला था उसमें भी आपने देखा गिरफ्तारी जो है 15 तारीख को डाली गई, ना उनको गिरफ्तारी का पता है, ना रिमांड का पता है, ना किसी अदालत में पेश किया गया। अब उसके अंदर बेल पहले तो नीचे लगती नहीं है और फिर जब लगती है तो जज साहब जो हैं वो उनको जो है कहते हैं जी कि ठीक है, फिर दोबारा एडजमेंट दे दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में वो वकील हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं वो मसरूफ़ हैं, तो अगली डेट पे बहस की जाए। ड्यूटी जज अवेलेबल नहीं होते और जब जमानत के ऊपर समाअत होती है ये करप्शन के जो मामला थे अलकादिर और तोशाखाना, ये 2 मामला थे जो उनके लिए सीरियस है। देखें जी, अलकादर हो या तोशाखाना हो, तोशाखाना के अंदर ये 3 कार्रवाइयाँ चल रही हैं। एक जिसमें खान साहब को जो है वो ज़मानत मिल चुकी है और दूसरा एक उन्होंने FIR दर्ज की और तीसरा जो है नैब के अंदर ही तोशाखाना की प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। कानून ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई भी अगर चलानी है, अगर कोई वकूआ या कोई जुर्म हुआ है तो उसकी एक कार्रवाई होगी। ये नहीं होगा कि 3 जगहों के ऊपर जो है वही केस जो है मुख्तलिफ जगहों पर दर्ज कर दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को मारा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि नैब के अंदर भी उसका जुर्म जो है वो चलाया जाए और एक FIR कराची में हो जाए, एक सिंध में हो जाए, उसकी एक ही होगी। तीसरे नंबर पर यह है कि ये केसेस जो हैं, ये केसेस इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी खान साहब इन केसेस में उनकी जो है ज़मानत होगी। हमने दरखास्तें दी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, उनको प्रोटेक्टिव बेल जो है हमने अप्लाई की हुई है। अच्छा, अब जो हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने या दूसरे जो हमारे भाई उन्होंने जो बात की नवाज शरीफ साहब के हवाले से या जो जरदारी साहब के हवाले से जो बयानात और आपने पहले प्रोग्राम के दरमियान में भी चलाए, ये बेसिकली बात ये है कि जब भी जो है वो क्योंकि चेयरमैन PTI हमेशा जो है वो इंसाफ की और इसकी बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और उनकी तहरीक भी यही थी। तो इन सारों ने उस वक्त सर जोड़े जिस वक्त इन्होंने देखा कि हमारा दुश्मन जो है उसके अंदर ना करप्शन वाला है, ना वो हमारे साथ बैठेगा, ना वो हमारे साथ मिल के चलेगा, ना वो हमारे साथ हुकूमत बनाएगा। जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया उसकी आप बुनियाद देख लें कि पैसे जो है वो उनको खरीद कर MNAs को और हुकूमत गिराई गई और जो जिस तरह से साजिश बाहर से हुई उसको ताबेदारी करते हुए हटा के और उसी जो है उसी जो रोब कार वहां से आई थी अमेरिका से, उसी रोब कार के ऊपर जो ये तो सियासी नैरेटिव है, उनकी तरफ से कुछ और है, जो है 16 महीने कुछ और होगा, इक़्तिदार के मजे मिल के लिए हैं। हम हकाइक पर रहते हैं और हकाइक ये है कि इस वक्त 9 और 10 मई के जो मामला थे, इंतहाई घिनौने मामला थे, उसमें जो भी मुलविस है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने बताया करप्शन वाला मामला, तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये क्या मामला है
कि एक आदमी उसकी पार्टी जो बिल्कुल इस वक्त सबके निशाने पर है, जाहिर सी बात है, ना तो मीडिया उसके साथ, ना इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ, ना सियासी जमातें मुल्क की मजमूई तौर पर उसके साथ, हवा का रुख उसके मुखालिफ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत, केसेस कहाँ हैं सर? सजा सर, इसको इसके क्यों ऊपर नहीं हो मुझे रही? जवाब देने देना करप्शन के ऊपर। जी आप कह लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज बताइए। देखें, बात यह है कि करप्शन के हवाले से पहले भी हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने की, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त जो है जो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो 16 महीनों के अंदर करप्शन हुई, उस वक्त एक ऐसा सरबराह बैठा हुआ था जो अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता था जो उसके ऊपर एक्शन लेता था। आज तो बिल्कुल ये पोजीशन आ गई है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब का जो अपना बेटा है वो इस वक्त जो है वो जेल के अंदर उधर अगवा है और उसका कोई पता नहीं, और ना उन तक जो है इनकी रसाई नहीं, एक्सेस नहीं, और हम भी हर रोज़ ट्वीट कर रहे होते हैं। क्या ज़िंदगी में ये कहना कि ज़िंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में PTI से बदतरीन जो है हुकूमत जो ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ी अजीब मजाका खेज एक बात है जो कि हम हर रोज़ इनके बेटे के लिए और आवाज़ उठा रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इक़्तिदार में, अपने दौर में क्या ऐसी लाकानूनियत, ऐसा आइन को तोड़ा कि एक इलेक्शन की डेट जो है वो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होनी है, और इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहा। आज इंटरम वजीर आजम जो है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देंगे, वो अनाउंस करेंगे कि डेट कब है। यानी कि किस तरह जो है वो एक वन साइडेड जो है वो स्टोरी चलाई जा रही है और डाला तहरीक इंसाफ के ऊपर जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो उसकी हुकूमत ठीक मैं हफीज साहब, हफीजुल्लाह साहब, नंबर पर ये है आप सुन रहे नहीं मेहदर साहब को इस वक्त सेटअप है जो चल रहा है और जो सारी चीजें चल रही हैं, इससे पहले आपने देखा कि 9 मई हो या उसके अलावा जो बिल्कुल मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, वापस आता हूँ आपके पास। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ये जेन्युइन सवाल है ना कि जब 16 महीने की हुकूमत रही, आपके मुखालफिन की हुकूमत थी, उसी दौरान आप ज़ेर अताब भी आ गए, तो इस वक्त तो इस करप्ट तरीन हुकूमत के जो लोग थे उनको तो शिकंजे में होना चाहिए और इसमें बुक होना चाहिए था उनको। लेकिन इस वक्त जो केसेस हमें नज़र आ रहे हैं वो तो 9 मई और 10 मई और जुडिशल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर हमलों के और तोड़ फोड़, जलाओ गिराव के और शिद्दत पसंदी के केसेस हैं। देखिए जी, राय साहब, जो नईम साहब हैं ये माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं, प्रॉमिसिंग लॉयर हैं, अमेजिंग लॉयर हैं, और ये वो ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके अंदर एक आइडियलिज्म है। ये मेरे हीरोज़ हैं, ये जिस पार्टी में मर्जी रहें, जहाँ भी जाएंगे हर पार्टी के अंदर इनको शायद वो मकाम ना मिल सके क्योंकि पार्टियों के अंदर बड़ी एक्सपीडियंसी है, और वहाँ पे इसलिए जब इक़्तिदार में इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, बेनज़ीर साहबा हो, कोई भी हो, मेरे तो सारे तारीख गुजर गई। भुट्टो साहब हिमसेल्फ के जो आइडलिस्ट हैं वो बंदे बेचारे तलाश गुमशुदा में चले जाते हैं। हर पार्टी के अंदर 15, 20, 100 ऐसे हैं और होते ज़्यादा यंगस्टर्स में हैं। और ये एक और टॉपिक है। देखिए जी, मैंने जो बात की है उसके बारे में तहरीक इंसाफ के बंदा नईम जो मेरा बड़ा बरखुरदार है, ये सारे अच्छी तरह जानते हैं, कतई नज़र इसके कि ये ज़्यादा थे या नवाज शरीफ के हुकूमत में करप्शन इनसे ज़्यादा थी या पीपल्स पार्टी की उससे ज़्यादा थी, इसे कतई नज़र ये अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी तहरीक इंसाफ का बंदे जो हैं उन्होंने अपने ही साथियों को मायूस किया, पंजाब में भी और ऊपर में भी। मैं ये तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी उनके एक कम्युनिकेशन तरीका साहब वालों से होगी। मैं तो सबसे ज़्यादा जिनसे मेरा ताल्लुक़ है या रख रखाव है या मेरे पास आना जाना है वो तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि मैं 16 साल 17 साल इस दिलो जान से इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ और ये सारे बहुत सारे लोग तो बिल्कुल मेरे हाथों के अंदर आए हैं और मेरे बहुत ही एक उनसे मेरा एक कुर्बत का ताल्लुक़ है। ये मैं तो सिर्फ ये कहा है कि 2021 में हमारा जो करप्शन इंडेक्स है, जो कि मेजरमेंट है किसी मुल्क के अंदर करप्शन नापने का या इंसाफ के पैमाने नापने का, वो रिकॉर्ड किया है 144। 2022 में वो 140 पे आ गया दोबारा। अब शायद थोड़ा सा फिर कम हुआ है 2023 में, पता आखिर में क्या होता है। 2013 के अंदर ये 139 पे, 2012 में 139 में भी इस पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई है। मुशर्रफ साहब के वक्त में भी कम नहीं था, 138 या 140 था 2008 में। और ये मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ फ्लक्चुएट करता रहा। मैं आपको कहें तो आपके प्रोग्राम का ये टॉपिक नहीं सर बिल्कुल ठीक है, ये आप करप्शन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। गूगल करें कि उसके हिसाब से मैंने कोई ये नहीं कहना खुदा न खासा, और हर चीज के अंदर गवर्नेंस के अंदर देख लें, हर चीज की एक
वहां पे पूरी एक रेटिंग है, उस रेटिंग को भी आप बिल्कुल ठीक सर, मैं बिल्कुल समझ गया आपके पॉइंट को, आप जो फरमा रहे थे या करप्शन इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं या उन्होंने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बाकी बातें हैं, जहां तक ऑप्टिक्स है, परसेप्शन है तहरीक इंसाफ के अंदर, और किसी को पता ही नहीं पता, चेयरमैन इमरान खान साहब को इस बात का अच्छी तरह पता है कि पार्टी के अंदर कितनी करप्शन थी इख्तियार में आने के बाद। मतलब शुरू से उनका जो ब्लू आइट था सबसे ज्यादा, ये क्यानी साहब, किसको नहीं पता कि उनको जब पार्टी से फारिग किया गया तो इमरान खान साहब ने फारिग इसलिए किया, वगैरह कभी ना करते जब उनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्जाम लगे। लेकिन मैं नहीं चाहता, पता अल्लाह जानता है क्या, क्योंकि अदालत से तो कोई बंदा नहीं किया हुआ। लेकिन मैं एक और बात करता हूँ जी, नईम ने, मैं क्या कहता हूँ, इन लोगों को हकीकत है कि राइट और रॉन्ग के अंदर अपने वालिद की तरफ से भी सुने, हसान भी सुने वालिद की तरफ से, नईम साहब सुने, अपने लीडर की तरफ सुने। ये ऐसी उम्र है कि उनको इसके बारे में सही और गलत के दरमियान में करनी चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता, हम तो स्पेंड फोर्स है, कुछ देते हैं, कई से सही बात कर दें ना कर दें, एक अपने टाइम गुजार चुके हैं, इनिंग्स खेल चुके हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एहसास है। इमरान खान साहब की एक ऑडियो टेप आई थी, उसकी किसी ने तरदीद किया ना, उसको चैलेंज किया गया ना अदालत में, कर दे, मेरे ख्याल करनी चाहिए। जिसका इमरान खान साहब की अपनी वो कलाम शायर बज़बान शायर, जिसमें सौदे हो रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं 5 का मैं बंदोबस्त कर दूंगा, उनके पैसों का भी मामला हुआ है, 5 का जो है आप लोग बंदोबस्त करें, 10 की डेफिशिएंसी है, बाद में पता चला वाकई 10 की थी, मामला नहीं चला, नहीं बढ़ना, लेकिन ये सारी चीज सामने आई। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर ने किया कि एक बंदा जो है वो 80 करोड़ रुपए दे रहे, इमरान खान साहब ने दुराया 80 या 70 करोड़ सर, ये वही तमाम बातें बिल्कुल आप सिंध के अंदर से सरफेस पर कहीं ना कहीं आपने टॉपिक छोड़े ना, आपने टॉपिक छेड़ा है, मैंने इसलिए कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें हमको बहस नहीं कर रहे, मैं गलत दूंगा, मैं खुदा ना खासा ना सर, आप बिल्कुल गलत नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि कानून ने अपना रास्ता नहीं दिया, इतने बुरे हालात। अगर ये देखें ना, कानून तो साला ऐसा है हमारा, मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे ये एक ही कानून है, उसके पीछे एक ताकत का जबान है। इमरान खान साहब 5.5 साल इसी जनरल बाजवा के साथ, मेरी हैरत और मेरा तजस्सुस सारा यही है कि एक ऐसा बंदा जो इस वक्त बिल्कुल किसी खाते में ही नहीं है, जो जेल की काल कोठरी में पड़ा हुआ है, उसने जो हरकत जो उसकी पार्टी ने की, वो हरकत नाकाबिले माफी है। लेकिन करप्शन के मामलात पर जो तोशा खाने पर फैसला आया, वो मिस डिक्लेरेशन का आया, करप्शन का नहीं आया सर। फिक्र ना करें, ओहो, हर चीज हर चीज बेटा तरतीब होती है, हर चीज उनको एक सही है या गलत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इसको क्विक फिक्स चाहिए, वो फौरी तौर पे चाहते हैं कि उनके लिए क्या क्या चीजें जो फौरी तौर पे उनको इम्पीड करें और बात की लंबा करें। क्या उन्होंने किया? एक ही सवाल है तरीके साहब वालों से, मुझे एक करने थे, मेरे तरीके साहब वालों से एक सवाल है, मुझे एक सिर्फ बात करने थे, तो आप टॉपिक छेड़ के इसको मैं सिर्फ 2 लफ्जों में, सॉरी हसन साहब, सिर्फ एक सवाल है, ये नईम साहब से मुराद है जो तहरीक इंसाफ का सुन रहे हैं, कि अगर यही जो करप्शन 3 चीज़ों के साइफर का जो कुछ उसके अंदर हुआ है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तोशा खाना के अंदर जो काम हुए हैं यही नवाज शरीफ ने किए हैं, और अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी ट्रस्टी नहीं है, चश्मे तस्वुर में नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज साहब ट्रस्टी है, और साहब को पैसा 190 मिलियन वजीर आजम नवाज शरीफ ने दिया। ये क्या कहते, बस मुझे इसका है, ठीक है, मैं उनसे पूछूंगा हसन साहब क्या मौका, ठीक है, यही आर्गुमेंट देते जो इमरान खान दे रहे हैं और कि वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है हसन साहब, आप सियासी आदमी हैं, पंजाब में भी बैठे हुए हैं और वहां पर लोगों की पल्स भी देख रहे हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपकी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा मुतहरिक है, आप लोगों ने बाकायदा अब टिकट देने के लिए कमेटियां बना दी हैं, तो प्रोएक्टिव आप चीज़ों को देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया इख्तियार किया है, ग्राउंड रियलिटीज से पाकिस्तान की अमली सियासत के साथ उनका यह बयानिया कितना ज़्यादा मैच करता है और कितना आप समझते हैं कि काबिल अमल है कि वो आएँ, पब्लिक सपोर्ट उनके पास हो, वो एहतिसाब पर जाएं, हुकूमत बनाएं, जो कुछ समझ रहे हैं, क्या वो वाकई हकीकत से करीब है नवाज शरीफ साहब का बयानिया? रज़ा साहब, गुजारिश ये है, जब पहले मैं बात कर रहा था तो आवाज भी कट रही थी और आपने ब्रेक पे भी जाना था जी। आपने एक बात कही थी कि
आप पीएमएलएन से मांग रहे हैं। हमने पीएमएलएन से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगा, हम ईसीपी से बात करते थे। जवाबन जो था वो पीएमएलएन की तरफ से हमें जवाब मिलता था, जिसकी वजह से हमने पीएमएलएन को मुखातिब करना शुरू किया कि हम इनसे मैं मांग अगर रहे हैं। मुमकिन हो तो आपको सुना दूं, कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिलता है तो बिलावल साहब की गुफ्तगू आपको सुना दूंगा। जी सर फरमाइए। मैं आगे। मान रहा हूँ जी, मैंने तो आपको वजह भी बताई है कि पीएमएलएन से मांगने की वजह क्या थी। वजह ये थी कि जब हम ईसीपी से बात करते थे तो उसके जवाब में पीएमएलएन के दोस्त आके हमें जवाब देते थे कि जी ये होना है, ये होना है, अभी इलेक्शन मुमकिन नहीं है, और हम बार बार कहते थे। फिर हमने तब ये जाके बात की कि हमें पीएमएलएन जो है वो दे। बिल्कुल बिलावल साहब ने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन मुझे नहीं बाद याद में कहा है। कि बिलावल साहब की इस गुफ्तगू से पहले एक बयान भी नून लीग की तरफ से आया हो जिस दिन उन्होंने कठपुतलियों की बात की है और जिस दिन उन्होंने ये बात की है सर, कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड मिले। आपको एक बयान नहीं था सर। आपको राजा साहब, मैं ये नहीं कहता कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद गलत हो। ये बात उनकी तरफ से पहले हुई है। आप बेशक डेट वाइज सारों के बयानिए निकाल लें और फिर कर लें, लेकिन ये मैं सुनाता हूँ, ये किस तारीख का शॉट है, ये किस तारीख की गुफ्तगू है, जरा एक बार सुन लीजिए, सुन लें जरा प्लीज। सर एक सियासी जमात से है, उसके बाद मैं खुल के बात कर सकूंगा, कहीं इलेक्शन कमीशन इसमें मौजूद नहीं है। सर मैं अर्ज करता हूं कि ये 21 सितंबर की बात आप कर रहे हैं। 15 सितंबर की ये गुफ्तगू सुनाई है और इससे एक हफ्ते पहले से आपने गुफ्तगू मैं शुरू कह रहा हूं की है। 15 सितंबर की सुनाई है। अब मुझे तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के सुनाएं जो उसने कराची में जाके की है। सर वो अगले दिन थी आपकी तो फिर भाई बिलावल मैं साहब की इसीलिए गुफ्तगू कह से। रहा हूं कि मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप बिलावल साहब ने जो कठपुतलियों वाली गुफ्तगू की थी उसके बाद तलाल चौधरी की गुफ्तगू हुई है सर। मैंने अपनी राय दी है ना। जी जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी चेक कर लीजिएगा। मैंने चेक किया हुआ है सर। मैं ये नहीं होता कि वो कहे कि मैं मुकम्मल हूँ। मेरे में भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप तलाल साहब की निकाल के तो सुन लीजिएगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि वो कब बात यानी कर रहे मैं इसको यूं समझ लूं कि आप इलेक्शन कमीशन से कहते थे लेकिन नून लीग जवाब देती थी, तो फिर आपने नून लीग को कहना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज इससे कर क्या रहा फर्क हूं। पड़ता है सर? जी इससे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ रहा है, मुझे तो कोई नहीं पड़ रहा। सर मुझे तो ये समझ में आ रहा है इस वक्त जो मैं टाइमलाइन पूरी देख रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर हमें कोई आदमी बात करेगा तो हम उसको रिस्पॉन्ड तो कर सकते हैं ना। हम किसी को रिस्पॉन्ड करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप हमें वो करना शुरू कर दें। आप ये मवाजना कर लें, फिर बैठ के तो गुफ्तगू कर लेंगे। आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आप जब हुक्म देंगे मैं आ जाऊंगा और कर लेंगे। सर मैं एक और आपको गुफ्तगू सुनाता हूं अता तलवार साहब की, जरा ये भी सुन लीजिए। जो आप कह रहे हैं कि आप नून लीग से इसलिए कह रहे थे कि वो जवाब देते हैं, वो क्या कहते हैं? आप अगर पीएमएलएन का बंदा ही ये फ्रंट ना खोलें, वो तो कह रहे हैं फ्रंट ना खोलें, क्यों हमें छेड़ रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। उनके कहने में क्या हकीकत है ये तो हमें पता है ना जी। मैंने आपसे कहा है कि आप तलाल चौधरी की निकाल लें, वो इससे भी पहले की है। वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सिंध को नो गो एरिया नहीं कहा। ठीक है, उनको मैं आज भी दावत देता हूँ, जाएं मेहनत करें और वहां पे करें। सबका पाकिस्तान है, किसी के बाप के जागीर है सिंध के, वहां पे किसी को हम रोकेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अपनी सियासत करें वहां पे, बल्कि ज्यादा बेहतर है सियासत तो होनी चाहिए। हम तो आज भी कहते हैं कि तहरीके इंसाफ को भी सियासत करने का पूरा हक दिया जाए। क्यों? अगर अवाम चाहती है कि तहरीके इंसाफ आए तो कौन होता है कोई किसी को रोकने वाला? 9 मई के वाकयात की संगीनी अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप एक पूरी जमात को दीवार के साथ लगा दें, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। जो लोग उसमें शामिल हैं उनको बिल्कुल आप कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। ठीक, उनके साथ सर मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए लेकिन जो लोग आगे बढ़ूं। सियासत कर, मेरी सुन लेना अर्ज जी प्लीज। हम लोग सियासी कारकुन हैं जी। हम कभी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम कभी इंतहा पसंदी को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम उसके विक्टिम रहे हैं। हमें सड़कों पे असैसिनेट किया गया है, हमें फांसियों पे लटकाया गया है। अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था उसमें उन जजों के खिलाफ भी करो, उस जर्नैल के खिलाफ भी करो, तो ये कह दिया जाए कि ये गद्दारे वतन है। हम कतल नहीं है,
हम चाहते हैं सर, कि बिल्कुल इस नहीं। मुल्क के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, तमाम पिलर्स जो हैं इस रियासत के, उनको बराबरी की सतह पर देखा जाए, तोला जाए, नापा जाए। किसी को भी निशाना नहीं बनाना चाहिए, वो चाहे PMLN हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUIF हो, कोई जमात भी हो जी। ठीक है। इस लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर इस हद तक ले लिया जाए जी कि ये बेनिफिशरीज हैं, तो हम फ्रंट नहीं खोलना चाहते। पंजाब के अंदर हमने सियासत की है, हम पंजाब की सबसे बड़ी जमात होते थे। हम अगर आज सुकड़ गए हैं, छोटी हो गई है जमात, तो इसका मतलब है कि हमें सियासत का हक कोई नहीं सर, आप बिल्कुल सियासत करें, आप माशाल्लाह कर रहे हैं सियासत। 16 महीने की हुकूमत में आप साथ रहे, आपने भरपूर सियासत की, एक हुकूमत को घर भेजा, भरपूर सियासत की। 15 साल से आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ पर की। तो मेरा अगला सवाल तो आपसे ये होता कि जनाब बड़ी अच्छी आपने 15 साल की हुकूमत की है, तो पंजाब में जो अब आप कैंपेन करेंगे तो क्या बताएंगे, किस तरह डिलीवर करेंगे, मुल्क के मसाइल का हल क्या निकलेगा? आपकी तरफ से भी कोई मंशूर हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे आगे बढ़ना है। नईम साहब आपकी तरफ आना है, और नईम साहब मुझे आपसे जानना यह है कि कब तक आप ये जो एक तासुर आ रहा है कि जी कोई बातचीत का अमल शुरू हो गया है, कोई रिलीफ, आपने कहा कोई रिलीफ नहीं है, तो इस तासुर को ज़रा बताइएगा कि ये क्या है, और ख़ास तौर पर जो केसेस हैं इनकी रफ्तार स्लो तो थी, लेकिन आज मैंने पहले भी सवाल किया कि जी कुछ बेहतरी के आसार नुमाया हुए, तो ये क्या है, ये इसको हम आगे आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये चीज़ आगे ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी या नहीं, मामला जहाँ रुके हुए थे वहीं रुके हुए? तो आपका मैं सेंस लेना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। वेलकम बैक। 9 मुलजिमान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं 9 और 10 मई के हवाले से, और 55 दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। कई ख़वातीन तहरीक इंसाफ की जो जेलों में थीं उनके लिए एक रिलीफ है। तो पंचौता साहब, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है उसके मुताबिक आप समझते हैं? हाँ कीजिए, मुझे आपके सवाल की समझिए जी प्लीज़ बताइए। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर दरख्वास्तें पहले लग जाती और इसी तरह से जो है इनके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट सुन लिए जाते, तो तब कभी भी ये जो है आज वाली ये इतना जो डिले आया है फैसला, इसके ऊपर जो है कभी भी ना होता, क्योंकि ये सुनी नहीं गई। कभी बेंच लग रहा है, कभी टूट रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। दूसरे नंबर पर जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने पॉइंट्स उठाए उसके ऊपर मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। ऑडियो के हवाले से उन्होंने बात की, जो ऑडियो लीक हुई और जो रिकॉर्डिंग सामने आई, पहली बात तो ये है ना कि उसका फ्रांसिक लैब होगा कि क्या वो ओरिजिनल थी, कैसे जोड़ा गया, तोड़ा गया, क्या किया गया। दूसरे नंबर पर चैलेंज करने के हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है, जिसके ऊपर जो है नोटिस हो गए हैं और जवाब तलब किया गया। लास्ट डेट पे जब जवाब दिया गया तो कोई रीज़नेबल जवाब नहीं था, और वाज़ह तौर पर जस्टिस साहब ने कहा कि अगली डेट के ऊपर रीज़नेबल जवाब दें। हमने ये सदा की कि किस सोर्स से ये रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे फ़ोन टैप किए जाते हैं, कैसे लोगों के घरों में जाकर डिवाइसेस लगाई जाती हैं, कोई कानून बताएं, वे बताएं, कौन सा सोर्स है, किस तरह से ये हुई। ठीक, नईम साहब, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, माजरत, थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये तमाम मामला अपनी जगह, मियाँ साहब मुल्क में आते हैं नहीं आते, सियासत कैसे आगे बढ़ती है, इमरान खान साहब का क्या होता है, इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट ये है कि मुल्क में जो लोग इस वक्त भूख से बिलख रहे हैं उनका मदावा किसके पास है, मुल्क के मसाइल का हल किसके पास है, और यही सबसे बड़ा मेरे नज़दीक नुक्ता नज़र है। इसी पर हुकूमतों को आगे बढ़ना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।